हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं PRL 101 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के और उसके आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो है पहला क्वेश्चन है, खुदरा क्षेत्र के कार्य संपादन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपायों की व्याख्या कीजिए। ये जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसी के जैसा जो है क्वेश्चन आता है, रिटेल में कार्य संपादन जो ऊपर आप देखें और लेखा परीक्षा को मापने वाले विभिन्न तरीकों का व्याख्या कीजिए। तो ये दोनों में से किसी एक क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है, या फिर संपादन और लेखा परीक्षा दोनों को मापने का विभिन्न तरीका के बारे में पूछ सकता है, या फिर केवल संपादन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न व्याख्या की चर्चा कीजिए। जो है इस पर क्वेश्चन आपका जो है आ सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन का आंसर है, हम जो है 5वां नंबर जो इसका क्वेश्चन रखे हैं हम लोग, जो है कि कार्य संपादन और लेखा परीक्षा को मापने के लिए विभिन्न तरीकों का व्याख्या कीजिए, इस पर रखें ताकि हमारा दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर कवर हो जाए। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। रिटेल में कार्य संपादन और लेखा परीक्षा को मापने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। जो है रिटेल व्यवसाय में सफलता केवल बिक्री बढ़ाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आवश्यक है कि संगठन के विभिन्न कार्य कितनी दक्षता से संपन्न हो रहे हैं तथा वित्तीय अभिलेख कितने सही और विश्वसनीय हैं। इसी कारण रिटेल संस्थाओं में कार्य संपादन तथा लेखा परीक्षा का विशेष महत्व होता है। कार्य संपादन को मापने से व्यवसाय की दक्षता, उत्पादकता और लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जा सकता है, जबकि लेखा परीक्षा से वित्तीय अभिलेखों की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। अब जो है रिटेलर में कार्य संपादन जो है पहला जो था हमारा, उसे अब देखेंगे। कार्य संपादन को मापने के लिए विभिन्न मानकों का उपयोग किया जाता है। बिक्री प्रदर्शन, पहला जो है हमारा बिक्री प्रदर्शन, यह जो है रिटेल व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है और इसके मुख्य संकेतक हैं कुल बिक्री, मासिक एवं वार्षिक बिक्री वृद्धि, प्रति कर्मचारी बिक्री, प्रति ग्राहक और औसत खरीद। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टोर की बिक्री पिछले वर्ष 10 लाख थी तथा इस वर्ष 12 लाख हो गई, तो 20% की वृद्धि हुई, संपादन में सुधार को दर्शाती है। दूसरा है लाभप्रदता। रिटेल व्यवसाय में केवल बिक्री बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, लाभ कमाना भी आवश्यक है। इसके मुख्य संकेत जो है सकल लाभ, शुद्ध लाभ और लाभ मार्जिन है। लाभप्रदता, यह पता चलता है कि व्यवसाय अपने संसाधनों का कितना प्रभावी उपयोग कर रहा है। तीसरा है ग्राहक संतुष्टि। किसी भी रिटेल व्यवसाय की सफलता का आधार होता है। मापन के तरीके, ग्राहक फीडबैक, शिकायतों की संख्या, दोबारा खरीदारी करने वाले ग्राहकों का प्रतिशत, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। यदि ग्राहक संतुष्ट है तो वे पुनः खरीदारी करते हैं और नए ग्राहक को आकर्षित करते हैं। चौथा जो है स्टॉक एवं इन्वेंटरी प्रबंधन। रिटेल व्यवसाय में वस्तुओं का उचित प्रबंधन आवश्यक है। मुख्य संकेतक जो है स्टॉक टर्नओवर अनुपात, मृत स्टॉक, स्टॉक की कमी या अधिकता। अच्छा इन्वेंटरी प्रबंधन लागत को कम करता है तथा लाभ को बढ़ाता है। पांचवा जो है इसका कर्मचारी कार्यक्षमता। कर्मचारियों की दक्षता का सीमा प्रभाव बिक्री और ग्राहक सेवा पर पड़ता है। मापन के आधार इसका है प्रति कर्मचारी बिक्री, उपस्थिति और समय पालन, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, कार्य लक्ष्य की प्राप्ति। अब जो है छठा है उत्पादकता मापन। यह मापता है कि उपलब्ध संसाधनों का कितना प्रभावी उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो जैसे प्रति वर्ग फुट बिक्री, प्रति कर्मचारी उत्पादकता। सातवां जो है वित्तीय अनुपात विश्लेषण। वित्तीय प्रदर्शन में को समझने के लिए विभिन्न अनुपातों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चालू अनुपात, ऋण इक्विटी अनुपात, निवेश पर प्रतिफल। अब देखेंगे दूसरा जो है इसमें रिटेल में या फिर खुदरा बिक्री में लेखा परीक्षा, ये क्वेश्चन भी जो है आपके आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये रिपीट होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं।
इसमें जो है रिटेल में लेखा परीक्षा के मापने के तरीके देखेंगे। लेखा परीक्षा का उद्देश्य वित्तीय अभिलेखों की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच करना है। पहला जो है आंतरिक लेखा परीक्षा, यह संस्था के अंदर नियुक्त ऑडिटरों द्वारा की जाती है। उद्देश्य जो है इसका आंतरिक नियंत्रणों की जांच, धोखाधड़ी की रोकथाम, नीतियों के पालन की पुष्टि। आंतरिक लेखा परीक्षा नियमित रूप से की जाती है। दूसरा जो है बाह्य लेखा परीक्षा, यह स्वतंत्र एवं बाहरी ऑडिटर द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषता जो है निष्पक्ष जांच, वित्तीय विवरणों की सत्यता की पुष्टि, निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बढ़ाना। और जो है इसका तीसरा है अनुपालन लेखा परीक्षा, यह जांच करती है कि संस्था नियमों, कर कानूनों और नीतियों का पालन कर रही है या नहीं। उदाहरण के लिए जो है जीएसटी नियम का पालन, श्रम कानूनों का अनुपालन। चौथा जो है परिचालन लेखा परीक्षा, ऑपरेशनल ऑडिट, इसमें व्यवसाय के कार्य कुशलता एवं प्रभावशाली मूल्यांकन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य जो है इसका लागत कम करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग, कार्य प्रक्रियाओं में सुधार। जो है पांचवा जो है स्टॉक ऑडिट, रिटेल क्षेत्र में स्टॉक की जांच अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उद्देश्य वास्तविक स्टॉक और पुस्तकीय स्टॉक का मिलान। इसका उद्देश्य है चोरी एवं क्षति की पहचान करना, स्टॉक नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जो है इसका उद्देश्य है स्टॉक ऑडिट का। पांचवा जो है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ऑडिटर निम्नलिखित विवरणों का विश्लेषण करता है। लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट, नगद प्रवाह विवरण, इससे संस्था की वित्तीय स्थिति का सही आकलन किया जाता है। छठा जो है नमूना परीक्षण, सभी लेन देन की जांच करना संभव नहीं होता, इसलिए ऑडिटर कुछ लेन देन का नमूना चुनकर परीक्षण करता है। यह समय और लागत दोनों की बचत करता है। कार्य संपादन और लेखा परीक्षा का महत्व अब देख लेते हैं। व्यवसाय की दक्षता में वृद्धि होती है, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की पहचान होती है, ग्राहक संतुष्टि में सुधार होता है, लागत नियंत्रण और लाभ वृद्धि संभव होती है, प्रबंधन को उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ये जो है कार्य संपादन और लेखा परीक्षा दोनों का जो है ये महत्व है। सातवां जो है इसमें निवेशकों और हितधारकों का विश्वास बढ़ता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे रिटेल व्यवसाय में कार्य संपादन और लेखा परीक्षा दोनों ही संगठन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कार्य संपादन मापन से व्यवसाय की दक्षता, उत्पादकता और ग्राहक संतुष्टि का आकलन किया जा सकता है, जबकि लेखा परीक्षा वित्तीय रिकॉर्ड की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। बिक्री लाभ, ग्राहक संतुष्टि, इन्वेंट्री नियंत्रण तथा कर्मचारी कार्यक्षमता जैसे संकेतकों द्वारा कार्य संपादन को मापा जाता है। वहीं आंतरिक बाह्य परिचालन एवं अनुपालनों लेखा परीक्षा के माध्यम से वित्तीय और परिचालन गतिविधियों की जांच की जाती है। इसलिए किसी भी रिटेल संगठन की दीर्घकालीन सफलता के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है। ये जो है आपको मैंने दो क्वेश्चन दिखाया, दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आना ही आना है, वो आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम देख लिए एक ही आंसर में, इसी से आपको आंसर आपको लिखना है, यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीएसटी क्या है। खुदरा उद्योग में जीएसटी के विभिन्न लाभों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तावना में देखेंगे तो भारत में कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और एकत्रित बनाने के लिए 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी कब लागू किया गया इसे जो है आपको लिखना है। उसके बाद जो है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसके लागू होने से पहले उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, वेट, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, प्रवेश कर, एंट्री टैक्स आदि अनेक कर अलग अलग लगाए जाते हैं।
जीएसटी ने इन सभी करों को एक कर प्रणाली में सहमति कर दिया है। जीएसटी को भारत की सबसे बड़ी सुधार योजनाओं में से एक माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर एक बाजार यानी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की अवधारणा को साकार करना है। जीएसटी क्या है? जीएसटी जब वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन एक ही राज्य के भीतर होता है तब केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी लगाया जाता है। एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर एसजीएसटी लगती है। सीजीएसटी कब लगती है? जब केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया जो है कर होता है उसमें सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी भी तीसरा नंबर में देखेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति होने पर आईजीएसटी लगाया जाता है यानी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स जो लगाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम खुदरा उद्योग में जो है जीएसटी के विभिन्न लाभ। क्या है लाभ जो है खुदरा उद्योग में? जीएसटी लागू होने के बाद खुदरा उद्योग में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला जो है कर प्रणाली का सरलीकरण। जीएसटी से पहले खुदरे विक्रेताओं को कर पर कई प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि। इससे कर व्यवस्था जटिल हो जाती थी। जीएसटी लागू होने के बाद एकत्रित कर प्रणाली अपनाई गई जिससे कर भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल हो गई। उदाहरण के लिए एक खुदरा व्यापारी अलग अलग विभागों में कर जमा करना पड़ता था जबकि अब अधिकांश कार्य जीएसटी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। दूसरा जो है करों का दोहरे प्रभाव का अंत। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि टैक्स ऑन टैक्स की समस्या को समाप्त किया गया। पहले एक कर पर दूसरा कर लगाया जाता था जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी। जीएसटी में केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। इससे उत्पादनों की वास्तविक लागत कम होती है और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलता है। अब जो है तीसरा देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा। जीएसटी के अंतर्गत व्यापारी अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर दिए गए कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। इसके जो है लाभ है कर भार कम होता है, व्यापार की लागत घटती है, लाभप्रदता बढ़ती है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो किसी खुदरा विक्रेता ने सामान खरीदते समय जीएसटी का भुगतान किया है तो वह बिक्री के समय देय जीएसटी में कटौती कर सकता है। चौथा जो है पूरे देश में एक समान बाजार। जीएसटी ने पूरे भारत को एक साझा बाजार में परिवर्तित कर दिया है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग कर नियम और दरें थी जिससे व्यापार करना कठिन होता था। अब पूरे देश में जो है अधिकांश वस्तुओं पर समान जीएसटी दरें लागू हैं। इससे खुदरा व्यवसायों का विस्तार आसान हुआ है। अब देखेंगे पांचवा जो है व्यापार में पारदर्शिता। जीएसटी प्रणाली पूरी तरह डिजिटल है। ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन रिटर्न, ऑनलाइन भुगतान, ई वे बिल प्रणाली, इन सुविधाओं से व्यापार में पारदर्शिता बढ़ी है तथा भ्रष्टाचार व कम चोरी की संभावना हुई है। तो जीएसटी जो है पूरी तरह डिजिटल है। जिसका ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, ई वे बिल प्रणाली है। इन सुविधा से जो है भ्रष्टाचार व कर चोरी की संभावना कम हुई है। छठा जो है लॉजिस्टिक और परिवहन लागत में भी कमी आई है, उसे भी जो है आपको देखना है। जीएसटी लागू होने से राज्य सीमाओं पर लगने वाले कई कर जो है समाप्त हो गए हैं। इससे माल की आवाजाही तेज हुई, परिवहन कम समय
हुआ, गोदाम प्रबंधन बेहतर हुआ, लॉजिस्टिक लागत में कमी आई, खुदरा उद्योग को इसका सीधा लाभ मिला। सातवां जो है संगठित खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा, जीएसटी ने असंगठित क्षेत्र के मुकाबले संगठित खुदरा व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया है। चूंकि सभी व्यवसायों को उचित रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इसलिए व्यापार अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी हुआ है। आठवां जो है व्यवसाय विस्तार में सहायता, जीएसटी के कारण विभिन्न राज्यों में व्यापार करना आसान हो गया है। खुदरा संपत्तियां अब पूरे देश में अपनी शाखाएं खोल सकती है और एक समान ढांचे का लाभ उठा सकती है। इससे बड़े रिटेल चेन स्टोर्स के विकास को प्रोत्साहन मिला है। नौवां जो है ग्राहक विश्वास में वृद्धि, जीएसटी बिलिंग प्रणाली से जो है ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। बिल के कर अलग से दिखाई जाती है, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, वे पारदर्शी व्यवसायों को प्राथमिकता देते हैं। 10वां जो है देखेंगे डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, जीएसटी ने अपने डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप ई कॉमर्स का विकास हुआ, डिजिटल लेन देन बढ़े, व्यापारिक डेटा का बेहतर प्रबंधन संभव हुआ। 11वां जो है कर अनुपालन में सुधार, जीएसटी के अंतर्गत नियमित रिटर्न और डिजिटल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। इससे व्यवसाय अधिक सुनिश्चित हुए हैं और कर अनुपालन में सुधार हुआ है। 12वां जो है सरकारी राजस्व में वृद्धि, जीएसटी प्रणाली से कर संग्रहण अधिक प्रभावी हुआ है। कर चोरी कम आने से सरकार को राजस्व में भी वृद्धि हुई है, जिसका उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकता है। खुदरा उद्योग जीएसटी का समग्र प्रभाव, जीएसटी ने खुदरा उद्योग को अधिक संगठित, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया है। इससे व्यवसाय संचालन हुआ है, लागत में कमी आई है और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्राप्त हुई है। हालांकि प्रारंभिक चरण में व्यापारियों को नई प्रणाली अपनाने में कुछ कठिनाइयां हुई हैं, लेकिन समय के साथ इसके लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। निष्कर्ष में जो है हम लिखेंगे जीएसटी भारत की कर व्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार है। इनसे विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक सरल एवं एकीकृत कर प्रणाली प्रदान की है। खुदरा उद्योग में जीएसटी के कारण करों के दोहरे प्रभाव का अंत हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा मिली, व्यापार में पारदर्शिता बढ़ी तथा पूरे देश में एक समान बाजार का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक लागत में कमी, ग्राहक विश्वास में वृद्धि और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा जैसे अनेक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए कहा जा सकता है कि जीएसटी ने भारतीय खुदरा उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा व्यापार रिटेलिंग को परिभाषित कीजिए, खुदरा विक्रेता के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। अब जीएसटी देखें हम लोग, जीएसटी भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा आ सकता है। हम केवल उसी क्वेश्चन को देखते हैं जिसकी आने की संभावना ज़्यादा होती है, और हमारे 8-9 क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, उस हम जितने क्वेश्चन आपको देते हैं उससे ही 5-6 क्वेश्चन जो है हमारे रहते हैं। इसीलिए जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लाने का कोशिश करते हैं। अगला जो है खुदरा व्यापार रिटेलिंग को परिभाषित कीजिए, खुदरा विक्रेता के कार्यों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। प्रस्तावना में देखेंगे हम लोग, वर्तमान समय में खुदरा व्यापार व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण भाग है। उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच कड़ी रूप में खुदरा विक्रेता कार्य करता है। खुदरा व्यापार के माध्यम से वस्तुएं एवं सेवाएं सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में खुदरा व्यापार का विशेष महत्व होता है। खुदरा जो है व्यापार वो सीधे जो है उपभोक्ता तक पहुंचता है, इसलिए जो है अर्थव्यवस्था में खुदरा व्यापार का विशेष महत्व है। खुदरा व्यापार की परिभाषा क्या है? खुदरा व्यापार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम उपभोक्ताओं को
उनकी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटी मात्रा में बेचा जाता है। विद्वानों के अनुसार जो है परिभाषा इसकी क्या है, फिलिप कोटलर के अनुसार जो है इसका परिभाषा है, खुदरा व्यापार में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जो वस्तुओं या सेवाओं को अंतिम उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत उपयोग हेतु बेचने से संबंधित होती है। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यापारी उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है तो उसे खुदरा व्यापार कहा जाता है और ऐसा व्यापारी खुदरा विक्रेता कहलाता है। उदाहरण के लिए जो है किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, कपड़े की दुकान, सुपरमार्केट, मॉल तथा ऑनलाइन स्टोर आदि जो है खुदरा विक्रेता में आता है। खुदरा विक्रेता के कार्य क्या है, इसे भी हमें देखना जरूरी होगा क्योंकि हमें 3 से 4 पेज का एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो कार्य हम लोग देखेंगे। पहला जो है वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। खुदरा विक्रेता सबसे प्रमुख कार्य वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। वह थोक विक्रेताओं या निर्माताओं से माल खरीद कर ग्राहकों को उसकी आवश्यकता अनुसार छोटी मात्रा में उपलब्ध कराता है। वस्तुओं का संग्रहण। खुदरा विक्रेता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का भंडारण करता है ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध हो सके। उदाहरण के लिए एक किराना दुकानदार चावल, दाल, तेल आदि वस्तुओं का स्टॉक रखता है। तीसरा हम देखेंगे तो हम वस्तुओं का वर्गीकरण एवं प्रदर्शन। खुदरा विक्रेता विभिन्न वस्तुओं को श्रेणियों में विभाजित करके व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करता है। इससे ग्राहकों को अपनी आवश्यकता की वस्तु आसानी से मिल जाती है और खरीदारी का अनुभव बेहतर होता है। चौथा जो है ग्राहकों को जानकारी प्रदान करना। खुदरा विक्रेता ग्राहकों को वस्तुओं की विशेषताओं, कीमत, उपयोग और गुणवत्ता के बारे में जानकारी देता है। यह ग्राहकों को सही उत्पाद चुनने में सहायता करता है। पांचवा जो है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन। खुदरा विक्रेता ग्राहकों की पसंद, जरूरतों और बदलती मांगों को समझता है तथा उसी के अनुसार वस्तुओं का चयन करता है। इससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ती है। छठा जो है बिक्री संवर्धन। खुदरा विक्रेता बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियां करता है, जैसे छूट यानी डिस्काउंट, कूपन, विशेष ऑफर, मुफ्त उपहार, त्योहारों पर विशेष योजनाएं। इनसे ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। सातवां जो है ग्राहक सेवा प्रदान करना। अच्छा खुदरा विक्रेता बिक्री के साथ साथ ग्राहकों के साथ बेहतर सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे होम डिलीवरी, वस्तु बदलने की सुविधा, शिकायत निवारण, बिक्री पश्चात सेवा। जैसे कि कोई वस्तु जो है खुदरा विक्रेता से आप खरीदते हैं तो होम डिलीवरी भी किया जाता है और उसमें किसी तरह का शिकायत होता है तो उसका निवारण भी किया जाता है और वस्तु बदलने की भी सुविधा दी जाती है। आठवां जो है जोखिम वहन करना। खुदरा विक्रेता कई प्रकार के जोखिम उठाने पड़ते हैं। वस्तुओं के खराब होने का जोखिम, चोरी का जोखिम, कीमतों में गिरावट का जोखिम, फैशन परिवर्तन का जोखिम। इनमें सभी जोखिमों का भार खुदरा विक्रेता पर होता है। वित्तीय सहायता प्रदान करना। कई बार खुदरा विक्रेता नियमित ग्राहकों को उधार सुविधा प्रदान करता है। इससे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ग्राहक संबंध मजबूत होते हैं। 10वां जो है बाजार सूचना उपलब्ध कराना। खुदरा विक्रेता ग्राहकों की पसंद, शिकायतों और मांगों की जानकारी निर्माताओं तक पहुंचाता है। इससे निर्माता अपने उत्पादों में सुधार कर सकते हैं। 11वां देखेंगे हम समय, स्थान और स्वामित्व उपयोगिता का निर्माण। खुदरा विक्रेता वस्तुओं को सही समय पर, अस्थायी स्थान पर और सही व्यक्ति तक पहुंचाकर उपयोगिता का सृजन करता है। इससे उपभोक्ताओं को सुविधा प्राप्त होती है। 12वां जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। खुदरा व्यापार लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार यह देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है।
खुदरा विक्रेता का जो है महत्व क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सेतु का कार्य करता है खुदरा विक्रेता। उपभोक्ताओं की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है खुदरा विक्रेता। बाजार की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखता है खुदरा विक्रेता। बिक्री और वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाता है खुदरा विक्रेता। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देता है खुदरा विक्रेता। अब जो है हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, खुदरा व्यापार आधुनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। खुदरा विक्रेता न केवल वस्तुओं की बिक्री करता है बल्कि भंडारण, प्रदर्शन, ग्राहक सेवा, बिक्री संवर्धन, जोखिम वहन तथा बाजार सूचना उपलब्ध कराने जैसे अनेक महत्वपूर्ण काम करता है। इसलिए खुदरा विक्रेता को उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। आप जितने भी क्वेश्चन देखें या फिर जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सब में जो है आपको निष्कर्ष को जरूर देखना है। निष्कर्ष आपको लिखना ही लिखना है। अपने एग्जाम में निष्कर्ष लिखेंगे तो इसके अतिरिक्त मार्क्स मिलते हैं। निष्कर्ष लिख दिए तो मतलब जहां आपको 15 नंबर मिलने वाले थे वहां आपको 18 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन में, इसलिए निष्कर्ष को आपको छोड़ना नहीं है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अगले जो वीडियो होंगे BRL 101 के और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने 3 ही क्वेश्चन को देखा। आगे आने वाले वीडियो में जो है 3 से 4 क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल हम जो है 12 से 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से कि हमारा 6 से 7 क्वेश्चन आने वाला है आपका एग्जाम में, और हम जो बताएंगे वही आपका एग्जाम में आता है और आएगा। इसीलिए जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब आपको कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।